वहाँ पे लड़कियों को उठा लेना, चुन्नी खींच लेना, हाथ पकड़ लेना, मतलब ये जैसे हम लोग रोज खाना खाते हैं ना शाम सुबह दोपहर का, वैसे वहाँ एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी। जब स्क्रैच करता है, जब वो नोचता है, जब ज़बरदस्ती करता है और जब वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और उस प्यार शब्द में हैवानियत घुसी रहती है। अगर मैंने उस दिन जीन्स नहीं पहनी होती तो शायद ना बच पाती। मुझे मर्द जात से नफरत हो गई थी। मुझे अपना पिता भी दुश्मन लगता था उस समय। मैंने अपने परिवार में ये बात नहीं बताई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। पुरुषों का इतिहास तो अच्छा है, लेकिन हमारा इतिहास जो बताया जाता है, हम बेचारी हैं, अबला हैं, क्या सच है ये? नमस्ते, मेरा नाम उषा विश्वकर्मा है और मैं बस्ती ज़िले की रहने वाली हूँ। वहीं पे मुंडेरवा स्टेशन पड़ता है और वहाँ से कुछ ही पास में मेरा गाँव है। और मैं जो बात करूँगी जहाँ से मुझे याद है, मेरी जो बचपन से कहानी शुरू हुई है और अब तक की, जहाँ से मुझे याद है मैं वहाँ से शुरू करूँगी। करीबन 5 साल की जब मैं थी तब से मुझे सारी बातें याद हैं। 5 साल की थी, जो मेरा गाँव था, मेरे पिता 4 भाई है और मेरी माँ जो है सबसे छोटी बहू है। तो हमारा परिवार बहुत बड़ा है। तो उसमें छोटी बहू होने के कारण काफ़ी उनको काम करना पड़ता था और हम समझ सकते हैं कि छोटी बहू को के ऊपर कितना शोषण होता है। कभी कोई ताना मारता था, कभी कोई कुछ कह देता था। तो करीबन 50 लोगों का हमारा परिवार, मम्मी मेरी अकेले ही काम करती थी। मेरी दादी का बहुत वहाँ पे दबदबा था। कुछ दिनों बाद दादी में और पिता में लड़ाई हुई और पिताजी छोड़ के चले गए। मुझे नहीं पता था कहाँ चले गए। और जब पिताजी चले गए तो माँ के साथ जो होता था वो माँ ही सहती थी। कुछ दिनों बाद हुआ कि मेरी माँ नानी वहाँ चली आई मुझे लेकर के। नानी वहाँ चली आई तो और भी चीज़ें बुरी होने लगी, क्योंकि इससे पहले जब हम नानी के घर जाते थे तो वो बहुत सम्मान होता था। लेकिन इस बार बहुत बदला हुआ नज़र आया। खाना नहीं मिलता था और मम्मी को मैं देखती थी कि उनको ताने शुरू हो गए थे। आज भी मुझे याद है कि जो ताने शुरू हुए कि माँ मेरी जिसको भाई बोलती थी, उस पे भी शक करना शुरू कर दिया गया। तो माँ का जो वहाँ पे पीड़ा मैं देख रही थी, बहुत छोटी थी, उतना समझ में तो नहीं आता था, लेकिन अच्छा नहीं लगता था। वो 5 साल की बेटी स्कूल जाती है। हम लोग मुंशी जी बोलते हैं, मास्टर जी बोलते हैं गाँव में। पटरी लेके जाती है और बैठती है बहुत खुशी से बोरा बिछा के। वहाँ पे भी उस 5 साल की बच्ची के साथ कमेंट होता है और वो कमेंट मुंशी जी करते हैं। जैसे ही मैं बैठती हूँ और वो पूछते हैं कि तेरा बाप कहाँ गया? मुझे नहीं पता कि मेरा बाप कहाँ गया और सब हँसने लगते हैं। 2 मास्टर होते हैं, वो भी हँसते हैं और बच्चे भी हँसते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों हँस रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद वो बच्ची स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि वहाँ पे उसको अच्छा नहीं लगता है, उसे उसका मज़ाक उड़ाया जाता है। मैं घर आती हूँ और घर पे भी जो लगातार बर्ताव होता है, कई बार चावल सूखा खाना पड़ता था, कई बार 5-6 साल की उम्र में मुझे चटनी पीस के खाना पड़ता था और इसलिए करना पड़ता था क्योंकि माँ मेरी बहुत वहाँ लाचार थी। क्योंकि हमारा समाज जो है, वो आज भी ऐसा है ना कि सारी जो पहचान है, वो पुरुष के कारण ही है। कि अगर पति छोड़ के चला गया है तो उसमें पति की कोई गलती नहीं, पत्नी की सारी गलती है। खैर, 2 साल बाद मेरे पिताजी वापस आए, तब तक हम लोग लखनऊ में आ गए थे। हमारे फूफा जी लगते हैं, वो हम लोगों को लेकर के आए थे और हम लोग यहाँ पे करीबन 6-7 महीने रहे। तब तक पिताजी का पता चला वो मुंबई में हैं, कुछ काम सीख रहे हैं और वो यहाँ पे आए और अयोध्या में हम लोगों को मिलना था जाकर, क्योंकि हमारे वहाँ भी रिलेटिव रहते हैं। वहाँ वो बच्ची जाती है माँ के साथ और मेरे पिताजी बीच सड़क पे मेरी माँ को एक तमाचा लगाते हैं। नहीं पता क्यों लगाते हैं और मैं अपनी माँ की साड़ी में छुप के रोने लगती हूँ। मुझे आज भी नहीं पता वो थप्पड़ क्यों लगा था। मेरी माँ पे पिता में लड़ाई होती है और मेरी माँ कहती मैं यहीं पे मतलब पटरी पे कट के मर जाऊंगी। खैर, सब कुछ समझौता हुआ। फाइनली हम लोग लखनऊ आकर रहने लगे। इकलौती थी मैं उस समय, एक ही बेटी थी और पापा मेरे कारखाने में काम करने लगे और फिर मेरी एक बहन हुई, फिर उसके बाद दूसरी बहन हुई
और जब ये हमारी बहन की संख्या बढ़ रही थी, तो क्योंकि आर्थिक प्रॉब्लम भी हो रही थी, समाज में अगर आप शहर में रह रहे हैं, तो शहर के खर्चे अपने आप में एक बड़ी बात होती है। तो हम लोग किराए पे रहते थे। उसके साथ-साथ मैं बड़ी भी हो रही थी। तो हमारे जो रिलेटिव थे, मुझे याद है कि जब मैं हाई स्कूल में थी और मैं पेपर देने जा रही थी, जो मेरे रिलेटिव थे वो रिश्ता लेके हमारा आ गए। क्योंकि वो अपनी बेटी का रिश्ता लेकर के गए थे, तो उनको पता चला कि लड़का कुछ नहीं करता है, बहुत गरीब है। तो उनको ये लगा कि ठीक है, मेरा विवाह कर दिया जाए। तो मेरे पिता ने बोला कि नहीं, अभी वो पढ़ेगी। तो तब तक हम 3 बेटियाँ हो गए थे, तो 3 बेटी तो अपने आप में ही एक सर का बोझ होती हैं। तो उस पे कमेंट किया, उन्होंने कहा नहीं, मेरी बेटी पढ़ेगी। इंटर तक की पढ़ाई मैंने बिना किताब के पढ़ी है। मुझे इंटर तक किताब नहीं मिला है। मैंने दूसरे की कॉपी किताब से पढ़ाई की है। जब मैंने ये पढ़ाई की और देखा हमने कि बहुत सारे बच्चे घूमते हैं, तो मुझे लगता था कि जब मेरी स्थिति ऐसी है, तो इन लोगों की स्थिति कैसी होगी? तो मुझे इनके लिए भी काम करना चाहिए। तो मैं बच्चों को पढ़ाने लगी स्लम्स बस्ती में। उस समय हमने घर कहीं और शिफ्ट किया था और वहाँ की हालत ये थी कि जब मैं एक संस्था के साथ जुड़ी और वहाँ पे जब मैं गई, तो वहाँ पे क्योंकि बहुत आउटर में पापा ने मेरे घर लिया था और वहाँ पे करीबन 1 साल मेरे पिताजी का काम नहीं चला। जिस दिन मैंने पहले दिन संस्था जॉइन किया, जिस संस्था के साथ मैं काम करती थी, उसमें 4 दिन तक हम लोगों को भूखा रहना पड़ता था। वो पहला एक दिन ऐसा था कि जिस दिन मुझे बाहर जाना था, उस दिन मेरे घर में चावल का एक दाना नहीं था। मुझे 8 बजे निकलना था, मेरी माँ उठी, उसने कहा कि लाओ चाय बना दे, तो ना चीनी, ना चाय पत्ती, दूध की तो छोड़ दीजिए। अजवाइन उबाल के मैं पानी पी कर के आई। तो भूख क्या होता है, ये भी देखा मैंने। उसी बीच में जब मैं बड़ी हो रही थी, तो भूख तो एक अलग है, लेकिन मेरे पापा को ज़्यादा सीधा होने के कारण मेरी माँ के को लेकर के भी फ़ायदा उठाया जाता था कि मेरे पापा के जो दोस्त थे, वो मेरी माँ पर बुरी नज़र रखते थे। कई बार होते थे पापा काम पे चले गए तो वो घर आ गए, तो मम्मी शिकायत करती थी, तो फिर उनको मना किया जाता था। आती तो जब हुई कि जो पापा के दोस्त थे, वो मेरी माँ पे भी बुरी नज़र रख रहे हैं और उनके साथ-साथ मुझ पे भी बुरी नज़र रख रहे हैं। एक औरत को अपने आप को भी बचाना है, अगर उसकी बेटी है, तो उसको भी बचाना है। तो वो भी एक सिलसिला चलता रहा। इंटर किया जब मैं पढ़ाने लगी, उसके बीच में भी फिर एक घटना हुई। 2006 में मैं जिस स्कूल में पढ़ा रही थी, सेंटर जो हमारा चलता था, वहाँ पे हमारा एक साथी आया, बोला कि मैं आपकी मदद करूँगा और उसने भी पढ़ाना शुरू किया। तो जिस संस्था में मैं काम करती थी, तो अपना एक दिन होता है कि उस दिन आपको वाउचर सबमिट करना पड़ता है। तो वो उस दिन ये उसने बोला कि मैं अपना वाउचर भूल गया हूँ घर पे। तो हमने कहा ठीक है, चलो साथ में ले लेते हैं। उससे पहले भी मैं उसके घर 2-3 बार गई थी। मैं उसके घर जाती हूँ, गर्मी का महीना था और मुझे प्यास लगती है, मैं अंदर घुसती हूँ और दरवाज़ा बंद हो जाता है। तब भी मुझे लगता है ठीक है। पानी मैं पीती हूँ, अचानक से हाथ मुझे पकड़ता है पीछे से, ग्रैब करता है। तब भी मुझे लगता है कि मज़ाक हो रहा है। लेकिन वो जब स्क्रैच करता है, जब वो नोचता है, जब ज़बरदस्ती करता है और जब वो बोलता है कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूँ और उस प्यार शब्द में हैवानियत घुसी रहती है और मुझे समझ में नहीं आता ये हो क्या रहा है। उस समय बहुत मुश्किल से मैं मुड़ पाई हूँ, क्योंकि अगर मैंने उस दिन जीन्स नहीं पहनी होती तो शायद ना बच पाती, क्योंकि जीन्स पहनी थी, जीन्स के ऊपर बेल्ट लगाई थी, लेकिन वो बार-बार फाड़ने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले ये घटना मैंने सिर्फ टीवी में देखी थी और अखबार में सुनी थी, लेकिन एक लड़की के साथ जब ये घटना होती है, तब उसको क्या पीड़ा होती है, क्या बेचैनी होती है, शायद वही जान सकती है। मैं किसी तरह मुड़ी और मैंने उसको एक लात मारा और एक थप्पड़ मारा और वहां से भाग गई। अपने आप को बचा तो लिया, लेकिन मैं
मानसिक रूप से बहुत टूट गई। मुझे एक सदमा लग गया और जिस कारण मैं ट्रॉमा में चली गई। मुझे 1.5 साल लगा। 1.5 साल मेरे पिताजी काम पे नहीं गए। एक मज़दूर अगर 1.5 साल काम पे नहीं जा रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि उसके घर की स्थिति क्या हो गई होगी। मुझे जब दौरा पड़ता था तो मैं अपने नाखून को तोड़ देती थी, किसी को भी काट लेती थी, किसी को भी कुछ भी मार देती थी। मेरी बहन की उम्र उस समय 5 साल की थी। मैंने अपनी बहन को उठा के फेंक दिया, क्योंकि मुझे मर्द जात से नफ़रत हो गई थी। मुझे अपना पिता भी दुश्मन लगता था उस समय। तो हमेशा मेरी माँ और मेरे पिताजी डॉक्टर के पास जाते थे और 7-7 दिन, 8-8 दिन मैं एडमिट रहती थी, लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। समझ में ही नहीं आता था कि हुआ क्या है। फाइनली मुझे बोला गया कि मुझे मानसिक विभाग भेजा जाए। बोला कि मैं पागल हो गई हूँ। मैं वहाँ गई। वहाँ जो डॉक्टर थे, जब मैं गई, मेरी माँ बिल्कुल तैयार नहीं थी, रो रही थी कि नहीं, मेरी बेटी को पागल खाने मत भेजा जाए। वहाँ जब मैं गई इलाज के लिए, तो मतलब ये ईश्वर का ही संजोग रहा कि जिस डॉक्टर को मेरा चेकअप करना था, वो मेरे पहले से परिचित थे। क्योंकि कुछ महीने पहले उनसे मेरी बहुत लंबी बहस हुई थी, औरत के मुद्दे को लेके। जैसे उन्होंने मुझे देखा और पहचान गए वो कि तुम मुझे जानती हो? मैंने कहा यस। तो खैर उन्होंने पूरी बात मुझसे की, जो उनका एक मानक होता है। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हम कब मिले थे, वो सारा जो उन्होंने जो उनको स्केच दिखाना था, जो उनको बातचीत करनी थी, उन्होंने की। फिर मैं मेरे पापा मम्मी को बुलाया और बहुत डांटा। आपको किसने कहा कि आपकी बेटी मानसिक रूप से ठीक नहीं है? लेकिन एक बात है, इसको कोई सदमा लगा है, क्योंकि मैंने अपने परिवार में ये बात नहीं बताई थी कि मेरे साथ हुआ क्या है। और फिर हम वापस आ गए और फिर उसके बाद मेरे माँ-बाप ने मुझे झाड़-फूँक करवाना शुरू किया। कभी पंडित, कभी ओझा, कभी मौलवी, कभी बाल नोचना, कभी मारना, कभी फूँक डालना, ये सारी चीज़ें होती रहती थी। लेकिन उससे भी बात नहीं बनी। कुछ हमारे दोस्त थे, उन्होंने पूछा मुझसे कि क्या हुआ ऐसा तुम पे? जो लड़की हँसती थी, तो नीचे कंप्लेन आती थी कि इतना तेज कौन हँसता है? लेकिन वो 1.5 साल में उसने हँसना क्या, बोलना भी बंद कर दिया था। तो मेरी हिम्मत थोड़ी बढ़ी और मैंने उनको बताया कि मेरे साथ हुआ क्या है। परिवार का जो रिएक्शन होता है कि जैसे उनको पता चला कि किसने ये किया, तो उन्होंने कहा मुझे एफआईआर करनी है, मैं उसको मार दूँगा। लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे अब आगे काम करना है। एक बात मुझे समझ में आ गई थी कि मैं शिक्षा पे काम करती थी, कि अगर हम सुरक्षित नहीं हैं, तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि शिक्षा भी ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा एक औरत की, एक लड़की की सुरक्षा ज़रूरी है। तो इस पे काम करना शुरू कर दिया। तो नुक्कड़ नाटक हम लोग करने लगे। तो जिस एरिया में हम लोग रहते थे उस समय, तो वहाँ पे 6 बजे के बाद लड़कियाँ नहीं निकलती थी। क्योंकि मेरी माँ ने ही मेरे जस्ट घर के बगल 2 लड़कियों का बलात्कार होते हुए बचाया। वहाँ पे लड़कियों को उठा लेना, चुन्नी खींच लेना, हाथ पकड़ लेना, मतलब ये जैसे हम लोग रोज़ खाना खाते हैं ना शाम, सुबह, दोपहर का, वैसे वहाँ एक बहुत नॉर्मल चीज़ थी। ये तो होता ही रहता है। तो हम लोग नुक्कड़ नाटक करने लगे। तो जब नुक्कड़ नाटक करने लगे, तो हमारा कोई ड्रेस नहीं था, हमारा कोई संस्था का नाम नहीं था, तो वो असर नहीं पड़ता था। तो लड़कियों ने बोला कि दीदी हमारा कोई ड्रेस नहीं है, तो जब हम नुक्कड़ नाटक करते हैं तो कोई असर नहीं जाता है, तो एक ड्रेस होना चाहिए हमारे लिए। हमने कहा ठीक है, तो हम लोगों ने लोगों से सपोर्ट माँगा और हम 15 लड़कियों के लिए ड्रेस का कुछ पैसा आया। तो अब उस पे चर्चा होने लगी कि कौन-सा कलर हो, तो फिर चर्चा हुई, फिर लाल और काला। तो फिर ये चर्चा हुई लाल काला क्यों? तो फिर ये चर्चा हुई कि लाल मीन्स संघर्ष और ब्लैक मीन्स विरोध। हम संघर्ष तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध करना भी हमें आना चाहिए। तो हम लोगों ने लाल कुर्ता, काला सलवार और काला दुपट्टा बनवाया और उसको हम 15 लड़कियां उसको पहन के नाटक करना और रैली निकालना, और कहीं भी ग्रुप में जाते थे तो
वो उसी ड्रेस में जाते थे। उस पे भी कमेंट शुरू हो गया। ओहो तितलियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा लाल परियां जा रही हैं, तो किसी ने कहा उड़ाका दल जा रहा है, सुंदरियां जा रही हैं। तो उसमें से एक ग्रुप ने कहा क्या बात है, पावरफुल रेड ब्रिगेड जा रही है। हमारा कोई नाम नहीं था, हमें नाम बड़ा अच्छा लगा और कहीं ना कहीं हम पर सूट कर रहा था, तो हमने अपना नाम रेड ब्रिगेड रख लिया और इसको पहन के काम करना शुरू कर दिए। अब लेकिन काम क्या करें, कैसे शुरू करें, क्योंकि वो छेड़छाड़ तो बंद हो नहीं रही थी। तो हमारे वहाँ 11 लड़कियां पढ़ाई करने जाती थी। कुछ हम लोगों ने सपोर्ट डोनेशन मांगा था, तो वहां से करीबन 12-13 किलोमीटर वो पढ़ाई करने जाती थी वैन से। जहां पे वैन पिक करती थी, जहां ड्रॉप करती थी, तो वहां पे कुछ लड़के खड़े होते थे, कमेंट करते थे और कमेंट में क्या करते थे, भाभी आ गई, भाभी आ गई, भाभी तो सुंदर है, भाभी तो सेक्सी है, मतलब इस तरह का कमेंट वो रोज करते थे। कई बार हुआ, समझाया, नहीं माने। करीबन 1 महीना ये सिलसिला चला और अंत में वो गुस्सा के बोली आज अगर इसने कमेंट किया तो, क्योंकि उस समय क्या था कि जो वहां के लोग थे उनकी भी नजर लड़कों के ऊपर नहीं गलत हो रही थी, लड़कियों के ऊपर गलत हो रही थी। छेड़ कोई और रहा था, लेकिन ताड़ी जो है लड़कियां जा रही थी कि इनको तो अच्छा लगता है। लड़कियों ने कहा आज अगर जो ऐसा कुछ होगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। फिर शाम हुई, फिर गाड़ी रुकी, फिर वही कमेंट, भाभी जी आ गई। तो उस बार जो है भाभी जी चंडी का रूप धारण करके आई थी। वो बैग नहीं उठाया और सीधे धड़ 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 वैन से निकली और उसको पकड़ लिया और वही एक ही पकड़ में आया और वही पिटना शुरू कर दिया। उन 11 लड़कियों ने खूब मारा और हमारे वहां एक ग्राउंड है और उसी में उठा करके फेंक आई। बोली तुमको जो करना हो कर लो, बस बहुत हो गया। और मेरे पास आई, बोली कि आज हमने इसको बहुत मारा। हमने कहा अच्छा किया। ये एक ऐसा दिन था कि लड़कियों के अंदर जो साहस था वो मैंने देखा। उसके बाद वो नजर से नजर मिला करके बात करने लगी। अगर कोई आंख में मारता, भैया क्यों मार रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। ये एक घटना उसी बीच में फिर से हो गई कि इन लोग कहीं से आ रही थी, कुछ पैसे मिले और बोली कि गोलगप्पे खाएंगे। 17 लड़कियां थी उस समय और कुछ 3 लड़के थे गोलगप्पे के पीछे और कमेंट कर रहे थे। तो मैंने बोला भी 5-5 रुपए का खाना, क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं है। तो पीछे वाले कह रहे अरे खा लीजिए हम खिला देंगे, खा लीजिए हम खिला देंगे। तो 3-4 बार वो रिपीटेशन हुई। तो हमारी एक लड़की ने बोला कि खिला दीजिए भाई। तो वो थोड़ा सा ताव में आ गया, बोला कि खा लीजिए आप। तो उसने कहा कि मैं क्यों खाऊं, सब खाएंगे। तो उसने कहा ठीक है सब लोग गोलगप्पे खा लो। फिर लड़की ने बोला सिर्फ गोलगप्पे ही क्यों खाएंगे, हमारा मन जो होगा वो खाएंगे। तो सारी लड़कियों ने वो सब कुछ खाया जो उस ठेले पे था। उसके साथ साथ जो सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी में जो 8-10 सब्जी वाले थे वो भी बोले भाई साहब हम भी खाएंगे। और वो सारे लोगों को भाई साहब ने गोलगप्पे और सब चीज खिलाई और लास्ट में बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ऐसी बहन मिलती रहे। तो हमने भी कहा तो हम भी चाहते हैं कि आप जैसे भाई मिलते रहें, हम लोग का कल्याण होते रहे। इस दिन के बाद ये और रफ्तार पकड़ ली। फिर हम लोग उस पर एक्शन लेने लगे और ये जो लड़ाई थी ये हमने अपनी शुरू की थी, अपने अस्तित्व की शुरू की थी, अपने शिक्षा की शुरू की थी। 2012 में पूरी दुनिया को पता है घटना, जब निर्भया केस हुआ तो हम उस एरिया की लड़की सब सड़क पे थे, घर से लड़ाई करके सुबह निकल जाते थे। मम्मी पापा का जो चीज कहते थे कि ये करके जाना है, 5 बजे लड़कियां उठती थी उस ठंड में, 4 बजे उठती थी और वो सारा काम करके वो रोड पे आती थी कि ये मेरी लड़ाई है। और इस लड़ाई में हम लोगों ने अपने लिए शुरू किया था, क्योंकि वो पीड़ा हम सब महसूस कर रहे थे जो निर्भया के साथ हुआ था और निर्भया जैसी तमाम लड़कियों के साथ हुआ है। इसमें क्या हुआ कि जब हम लोग बाहर निकले तो समाज ने इसको उठा लिया
मीडिया ने इसको उठा लिया और हम लोगों की ज़िम्मेदारी बढ़ा दी। उसमें ये लगा कि हमें कुछ सीखना चाहिए। कब तक हम अपने 5 साल के भाई को लेकर के चलेंगे कि वो मर्द है, वो मेरी रक्षा करेगा? क्योंकि इस दिमाग में तो हमारे समाज की यही घुसा है ना कि 25 साल की लड़की जा रही है कहीं अकेली, तो 5 साल के भाई को अपने साथ लेके जाती है, क्योंकि वो परिवार का प्रेशर रहता है और लास्ट में उसको गोद में उठा के लेके जाना पड़ता है। तो वो उसकी क्या रक्षा करेगा? तो ये उस समय बहुत हुआ कि आपको आत्मरक्षा सीखनी चाहिए। तो हमने लखनऊ से, इंडिया से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग की शुरू और इसको सोशल मीडिया पे डाला। सोशल मीडिया में बहुत ये फेमस हो गया। फिर 5 कंट्री के लोग हम लोगों को आकर के सिखाने लगे। अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इज़राइल, ये अलग-अलग अपनी विधा सिखाने लगे और जब हम सीखे, उसके बाद हम ट्रेनिंग के लिए तैयार हो गए कि अब हम लड़कियों को ट्रेनिंग देंगे। करीबन 25 से 30 सर्वाइवर थीं और उनको जब हम ट्रेनिंग देने गए, तो हम फेल हो गए। उन्होंने एक बात बोली कि जो आप मुझे सिखा रही हो, जब मेरे साथ घटना हुई तो ये कोई तरीका ही नहीं था। मेरे लिए शॉकिंग था कि कैसे? तो उन्होंने कहा आप मुझे किक सिखा रही हो, पंच सिखा रही हो, एल्बो सिखा रही हो, लेकिन जब मेरे साथ ये घटना हुई थी तो मेरे साथ तो सब अचानक से हुआ था। अचानक से मेरा बाल नोचा गया था, अचानक से मुझे ग्रैब किया गया था, अचानक से मेरा मुंह बंद किया गया था, अचानक से मुझे किडनैप किया गया था, जंगल में फेंका गया था। उस समय तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। तो उसमें किक पंच कैसे काम करेगा? तो ये मुझे महसूस हुआ और मुझे अपनी भी बातें याद आने लगी। फिर उन लोगों ने ये कहा, उन सर्वाइवर ने, कि अगर मेरे बताने से आप कुछ अच्छा कर सकती हैं, तो हम सब बताएँगे कि हमारे साथ कैसे-कैसे हुआ था। उनकी मदद से हम लोगों ने जब ये बातचीत की और उनकी मदद से हमने करीबन 20 टेक्निक बनाई, जिसका नाम रखा निशस्त्र कला। निशस्त्र कला को हम लोग सिखाने लगे और ये था कि हाँ, हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस सिखाएँगे, अब इससे ये बात हो जाएगी, क्योंकि उस समय हम सर्वाइवर के साथ काम करते थे, क्योंकि ज़्यादातर हमारे ग्रुप में सर्वाइवर थीं। किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ घटना हुई थी। जब हम सेल्फ डिफेंस सिखाने लगे तो समाज ने और हमको ज़िम्मेदारी दे दी। फिर हम शिक्षा पे काम करने लगे। फिर हमें लगा कि एक औरत की जो जर्नी शुरू होती है, वो सेल्फ डिफेंस से लेकर के सेल्फ इमेज तक होती है। कि मैं अपनी सुरक्षा करूँगी, लेकिन हमारे अस्तित्व, हमारी अपनी पहचान क्या है? हमारा अपना व्यक्तित्व क्या है? तो 2017 में फिर हमने एक कैंपेन शुरू किया, 100 डे 100 स्कूल, जिसमें हमने, मुझे लगा कि एक औरत का इतिहास क्या है? हम क्योंकि इतिहास तो पढ़ते हैं, लेकिन पुरुषों का इतिहास तो अच्छा है। तो वो आज वो फ़क्र से बिल्कुल सर उठा के चलते हैं। लेकिन हमारा इतिहास जो बताया जाता है, हम बेचारी हैं, अबला हैं, सदियों से अत्याचार हो रहा है, घूंघट में रहे हैं। क्या सच है ये? अगर है भी तो कहाँ तक है? तो उस समय हमने 1857 की पूरी स्टोरी खंगाली और उसमें 100 वीरांगनाओं की स्टोरी निकाली कि उन्होंने हमारे समाज, हमारे देश के लिए क्या किया है, कि आज हमें पता नहीं है, हम इतनी हीनता महसूस करते हैं कि हम पहले भी स्ट्रांग थे। ये देश सिर्फ एक ने आज़ाद नहीं करवाया है, हम दोनों की भूमिका रही है। हम दोनों की भूमिका रही है, तो हम कहाँ हैं? हमारे नाम कहाँ हैं? हमारी पहचान कहाँ है? उस पे जब हमने 2017 में ये इस लखनऊ के 100 स्कूलों में जाकर के ये कहानी शेयर की, तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ा। क्योंकि जब हम इतिहास की बात लड़कियों के सामने करते थे, तो उनकी आँखें चमक जाती थी। यस, मेरी हिस्ट्री भी अच्छी है। उसके साथ-साथ हम लोग काम करने लगे और अभी तक पूरे देश में हम लोगों ने 2 लाख लड़कियों को ट्रेनिंग दी है और उसके साथ हम लोग स्वास्थ्य पे भी काम करते हैं, सुरक्षा पे भी काम करते हैं, इतिहास पे काम करते हैं। लड़कियों के साथ अगर कोई हिंसा हो रही है, कोई सर्वाइवर है, किन्हीं के साथ बलात्कार हुआ है, तो उनकी सुरक्षा और उनका जो लीगल सपोर्ट है वो, और सबसे जो ज़रूरी बात है कि उनको हम ट्रॉमा से कैसे निकाल सकें।
क्योंकि हम लीगल बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो वो सदमा लगता है उनको, उस दौर से कैसे निकले, तो उस पर हम लोग काम करते हैं। अगर वो पढ़ाई करना चाहे, तो पढ़ाई को लेकर के काम करते हैं। और अभी तक का रेड ब्रिगेड का ये उद्देश्य है कि जो मैंने पहले भी बोला था कि एक औरत को सेल्फ डिफेंस से लेकर के सेल्फ इमेज तक की जो जर्नी है, वो सक्सेसफुल होनी चाहिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। जोश टॉक्स अब स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट है, जिसके साथ जोश टॉक्स की सभी कहानियां ऑडियो फॉर्मेट में अपलोड होंगी केवल स्पॉटिफाई पर। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप जोश टॉक्स पॉडकास्ट को फॉलो कर सकते हैं और सुन सकते हैं ऐसी कई प्रेरणादायक कहानियां सिर्फ स्पॉटिफाई पर।